नमस्कार दोस्तों। 10 जनवरी 2017 10 जनवरी 2017 का एडिटोरियल सुबह हमारा बीच में रह गया था। 3-4 आर्टिकल इसके अभी भी बाकी हैं, तो वो एडिटोरियल हम कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा मैं आराम से बोलूँगा, ज़ोर से जब भी मैं बोलता हूँ थोड़ा गले में दर्द होता है। तो देखिए, ये पहला जो ट्रांसजेंडर का आर्टिकल है, ट्रांसजेंडर के आर्टिकल में जो यूटिलिटी क्या है इसकी, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि 2016 का जो ट्रांसजेंडर बिल अभी पार्लियामेंट में आएगा पास होने के लिए, उसमें काफ़ी सारी खामियां हैं, काफ़ी सारी कमियां हैं। तो उसका बिल का 2016 का जो ट्रांसजेंडर बिल है उसका क्रिटिसिज्म किया गया है इस आर्टिकल में। तो इसी पे क्वेश्चन बनता है। शुरू में तो देखिए बैकग्राउंड इसका हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ज़बरदस्त जजमेंट दी थी। उस जजमेंट का नाम है, ये वाला जो हाईलाइटेड है, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या था, देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के डायरेक्टिव्स दिए थे, ऑर्डर्स दिए थे सरकार को कि आप ये सब करिए। क्या ऑर्डर थे वो? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आप वेलफेयर मेजर्स लाइए ट्रांसजेंडर्स के लिए, जैसे कि एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? जैसे कोटा होता है, रिजर्वेशन होता है, जैसे डिसेबल्स के लिए 3% का कोटा है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ट्रांसजेंडर के लिए भी एक एफर्मेटिव एक्शन, कुछ कोटा सिस्टम आप लाइए जॉब्स में या फिर जहाँ भी कोटा होता है। दूसरी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि आप एक एक्सपर्ट्स कमेटी की रिपोर्ट जो प्रिपेयर की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा, उसको इम्प्लीमेंट करें। ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को। 2014 में देखिए, उसके बाद में, ये तो अप्रैल में आई थी, जजमेंट आई थी, उसके बाद 2014 में एक तिरुचि शिवा नाम के एमपी थे, इन्होंने पेश किया एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर में, और काफ़ी सारी राइट्स देने की बात कही इन्होंने अपने प्राइवेट बिल में। तो राज्यसभा ने इस प्राइवेट बिल को, यह अपने आप में एक अद्भुत था कि राज्यसभा ने किसी टाइम में किसी प्राइवेट मेंबर के बिल को एक सर्वसम्मति से पास कर दिया हो। और फिर क्या था, लेकिन वो बिल, प्राइवेट मेंबर का जो बिल था, वो लोकसभा में नहीं गया और सरकार ने कहा ठीक है, आपने अपना काम कर दिया, अब हम अपना बिल लेके आएंगे, सरकार ने कहा। तो सरकार अपना बिल लेके आई 2015 में। थोड़ी कहानी से आपको याद हो जाएगा। पहले क्या हुआ, पहले नालसा की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, फिर एक प्राइवेट मेंबर बिल, और अब हुआ है, अब सरकार अपना बिल लेके आई है 2015 के अंदर में। तो आर्टिकल लिखने वाले कहते हैं कि सरकार अपना बिल लेके आई 2015 के अंदर में, तो ये बिल भी ठीक ठाक था। 2014 के जो प्राइवेट मेंबर बिल था उसी के बेस पे था, इतना फर्क इनमें नहीं था। अभी तक तो कोई आपत्ति नहीं है आर्टिकल लिखने वालों को। ये कहते हैं कि 2015 में जो बिल आया था, इसमें क्या था, इसमें थोड़ी बहुत कमियां थी। हालांकि इतनी कमियां नहीं थी, सिर्फ इसमें नेशनल और स्टेट कमीशंस, इसका प्रावधान नहीं था। चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। जिन्होंने आर्टिकल लिखा है उनकी असली दिक्कत स्टार्ट होती है अभी से। ये कहते हैं कि सरकार ये बिल भी नहीं लेके आई, सरकार एक नया बिल लेके आई 2016 में। फिर ये कहते हैं कि 2016 में तो सरकार बिल्कुल ही एक नया बिल लेके आई, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। उन्हीं कमियों को आप इस आर्टिकल में आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ी बहुत जो फोल्डर मटेरियल है, ये कहते हैं कि देखिए कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर दिया है सरकार ने नया बिल लाके। ट्रांसजेंडर को कुछ खास राइट्स दिए नहीं गए हैं, सिर्फ बातें की गई हैं, और अब ये जाएगा बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास में। तो फिर ये कहते हैं कि जरूरत क्या थी, इतने सारे रेडिकल चेंजेस लाने की जरूरत ही क्या थी। और कहते हैं अभी तो जो देश के अंदर में राय है, एक तरह से पब्लिक डिस्कर्स है, वो ट्रांसजेंडर के पक्ष में बन रहा है, लोग इनके हक की बात करने लगे हैं, तो क्यों फिर सरकार पीछे हट रही है। आगे आता है देखिए, फिर कहते हैं कि काफ़ी सारी कंसल्टेशंस की गई थी पहले सिविल सोसाइटी के साथ में, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में। अब ये सारी की सारी जो इन्होंने कंसल्टेशन करी थी सरकार ने पहले, जब 2015 का बिल पेश करने जा रहे थे, लेकिन वो किया नहीं था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 2015 का बिल जो अच्छा था वो सरकार ने वापस ले लिया, और एक नया बिल 2016 का आया है, उसमें क्रिटिसिज्म की बात ये कर रहे हैं। फिर जो आर्टिकल लिखने वाले कहते हैं कि 2015 का जो बिल आया था सरकार का, वो तो अच्छा था, उसमें तो काफ़ी कंसल्टेशन की गई थी, तो सब बेकार हो गया कंसल्टेशन जितनी करी थी। और अब 2016 का बिल है वो तो घटिया है। तो कैसे घटिया है, कौन कौन से रीजंस हैं जो ये घटिया बताते हैं, जिससे ये कहते हैं कि 2016 का जो ट्रांसजेंडर का बिल अभी आएगा बजट सेशन में, इसमें कहते हैं कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन की डेफिनेशन है उसी में दिक्कत है। ये कहते हैं कि सरकार ने डेफिनेशन कॉपी कर ली ऑस्ट्रेलिया से, और इसमें दिक्कत है डेफिनेशन में। फिर ये कहते हैं कि जो डेफिनेशन थी 2015 के बिल की, वो ज़्यादा अच्छी थी। उसमें तो एक ट्रांसजेंडर का जो पर्सन था उसको एक तरह से राइट था, उनको अधिकार था, चाहे वो अपने आप को मेल से आइडेंटिफाई करें या फिर अपने आप को वो फीमेल से यानी वुमेन से आइडेंटिफाई करें। लेकिन अभी के बिल में ऐसा नहीं है, अभी के बिल में डेफिनेशन अच्छी नहीं है ट्रांसजेंडर की। दूसरा ये पॉइंट बताते हैं कि रिजर्वेशन नहीं है, कोई कोटा या फिर रिजर्वेशन नहीं है ट्रांसजेंडर को अभी के बिल में, और ये हनन है। देखिए ये कहते हैं कि अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, वैसे ही है, 2 पॉइंट हो गए हमारे। तीसरा पॉइंट है कि ये कहते हैं कि आर्टिकल नंबर 14, 19, 21 का हनन है। क्योंकि देखिए आजकल जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं
हम उनको राइट्स बेस्ड अप्रोच से राइट दे रहे हैं। ये राइट बेस्ड अप्रोच कौन सी अप्रोच होती है? जैसे हमने ये पढ़ा था, आपको याद होगा, पर्सन्स विद द डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, और दूसरा ये मेंटल हेल्थ केयर बिल भी पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि इनको राइट्स हैं, इनको अधिकार है कि अस्पताल में जाएं और जो राइट्स इनको दिए गए हैं उनको वो क्लेम करें। लेकिन अभी क्या है, जो ट्रांसजेंडर के बिल में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। इनको छोड़ दिया गया है सरकार की मर्जी पर, सरकार की बेनेवलेंस पर, दया पर। यानी इनको भी एक राइट बेस्ड अप्रोच देनी चाहिए थी ताकि अधिकार जो हो इनका हक हो। इस तरह की बात है ये। मतलब दो अलग अलग पॉइंट है, मिक्स मत कीजिएगा इनको। एक तो रिजर्वेशन का पॉइंट है, दूसरा था, तीसरा जो पॉइंट है वो राइट बेस्ड अप्रोच का है। यहां पे देखिए, मर्सी राइट बेस्ड अप्रोच, कीवर्ड इंपॉर्टेंट है ये, राइट बेस्ड अप्रोच। तो क्या है, और आगे फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है। अब देखिए फोर्थ पॉइंट ये है कि जो नया बिल आ रहा है वो कंप्लीटली साइलेंट है किस मुद्दे पर, कि जो पहले से हमारे कानून हैं, जैसे कि मैरिज का कानून है, एडॉप्शन का कानून है, सक्सेशन का कानून है, तो अभी जो नया बिल आ रहा है वो इस बात पर चुप है कि जो हमारे पहले से जो कानून मौजूद हैं, जैसे कि मैरिज, एडॉप्शन और सक्सेशन, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा नए के बिल का आने का। क्योंकि अब देखिए, सक्सेशन, एडॉप्शन जो कानून है उसमें तो दो ही सेक्स को ये रिकॉग्नाइज करते हैं, एक मेल एक फीमेल। इससे ज़्यादा तीसरे सेक्स को तो ये रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है। और जबकि अब सरकार ने ये मान लिया है कि देखिए, माना है तभी तो वो राइट्स दे रहे हैं ना ट्रांसजेंडर को। तो अब इन्होंने मान लिया है, तो जो ऑलरेडी ऐसे कानून जो सिर्फ दो सेक्स को मानते थे उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा नए कानून के आने का। फिर ये कहते हैं कि ये नया बिल तो इस बात पर चुप है। फिर ये कहते हैं कि जो यूके, आयरलैंड, अर्जेंटीना और माल्टा, ये सब कंट्रीज़ तो इस बात पर उन्होंने पहले से डिफाइन किया है। जहाँ जहाँ इन देशों में ट्रांसजेंडर का लॉ बना है, इन्होंने पहले बताया है कि क्या फ़र्क पड़ेगा जो पहले से जो कानून है। पांचवा इशू क्या है? पांचवा इशू है 377 का, जिसको ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताते हैं। ये कहते हैं कि देखिए, जो आईपीसी की धारा 377 है, उसमें ये कहते हैं कि या तो किसी भी बंदे को मेल होना चाहिए या फिर फीमेल होना चाहिए, या इनके बाद में कोई भी सेक्स होता है तो उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यही तो है 377। अब ये कहते हैं वही बात, दोबारा से सोचिए, अब सरकार कहती है कि दो सेक्स के अलावा तीसरा सेक्स हो ही नहीं सकता, अगर होगा तो आईपीसी की धारा 377 पर उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अब आप सोच के देखिए, सरकार एक तरफ तो उनको राइट्स देने की बात कर रही है, पार्लियामेंट में बिल आ रहे हैं, और दूसरी तरफ उनको मानती नहीं, सरकार रिकॉग्नाइज नहीं करती। कम से कम आप या तो 377 तो हटाइए, मतलब आज कोई अपने आप को अपने देश में ट्रांसजेंडर कह ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो अपने आप को ट्रांसजेंडर कहेगा तो उसके खिलाफ में कानून की तरफ से कार्रवाई हो सकती है। यह सोच के देखिए, और उन्हीं के लिए अब सरकार सुविधाएं लाने की बात कर रही है। कम से कम पहले आप 377 तो हटाइए। तो ये 5 इश्यूज थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इश्यूज थे, और ये जब बिल आए तो बस इसमें आप ये 5 का इशू लिखोगे तो कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। फिर ये कहते हैं कि जो देखिए ट्रांस राइट्स हैं, इनको देखिए वही, ये तो सारा इशू सेम ही है। अपसर्ट मतलब ये तो हास्यास्पद है कि एक तरफ तो सरकार 377 लाती है। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड में देखिए कहते हैं कि सरकार की जो पॉलिसी है एक तरफ से अनइंटरेस्टेड है और इनसिंसियर अटेम्प्ट सरकार लगा रही है इस बिल के प्रति। फिर ये कहते हैं कि देखिए, बहुत मुश्किल से हमने ट्रांसजेंडर के प्रति पूरे देश में एक तरह से सहानुभूति वाला माहौल पैदा हुआ है, और अभी तक की जो ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी थी, हितार्थों मतलब अभी तक की, उसको अधिकार देने में हमें अपॉर्चुनिटी नहीं लूज करनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था। आराम आराम से बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? खैर होगी भी सही तो क्या, मतलब बोलना तो पड़ेगा ही ना। डायस्पोरा देखिए, ये डायस्पोरा का आर्टिकल हमने कल डिस्कस किया था। पूरा अच्छा आर्टिकल था, हिंदू में आया था। ये आर्टिकल है इकोनॉमिक्स टाइम्स का, ये आर्टिकल है इकोनॉमिक्स टाइम्स में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो हम ऐड ऑन कर लेते हैं, हमारा पूरा डायस्पोरा का टॉपिक तैयार हो जाएगा अच्छे से मेंस का पेपर 2 का। ये कहते हैं कि देखिए, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है, इनको सिर्फ 3 दिन के स्लाइड शो के तौर पे नहीं देखना चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है एंगेजमेंट की प्रवासी भारतीयों के साथ, यानी जो लोग हैं हमारे इंडियन मूल के, उनके साथ में। फिर ये कहते हैं कि आज 16 मिलियन पीपल जो हैं बाहर रहते हैं, जो इंडिया में पैदा हुए थे लेकिन अब कहीं और रहते हैं, और ये रिपोर्ट कहती है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब डेटा इंपॉर्टेंट है, अपने आंसर्स में इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे आता है देखिए रेमिटेंसीज का, ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है, आंसर्स में लिखने का काम आता है। रेमिटेंसीज यानी वो पैसा जो हमारे मूल के लोग बाहर रह रहे होते हैं हमें भेजते हैं, उस चीज़ को कहते हैं रेमिटेंसीज। $72 बिलियन रेमिटेंसीज हमें मिलती है। प्रवासी जो इंडियन होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, मतलब उनसे देखिए उनकी सहायता से हम हमारे भारत को सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हम इनका कर सकते हैं।
फिर ये कहते हैं कि आज हमारे जो एनआरआईज हैं या फिर पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है, दूसरे देशों की बिजनेस में, दूसरे देशों की लीडरशिप में, दूसरे देशों की पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में काफ़ी ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक तरह से जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं उनको देखिए हमें सिर्फ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के रूप में नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा देखना चाहिए। सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं कि हाँ भाई वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छे, नहीं करेंगे तो नहीं अच्छे, नहीं, ये बहुत और भी इनके यू कैन से दैट इंगेज कर सकते हैं किसी दूसरे वे में भी इनके साथ में। तो और क्या है, अब देखिए सरकार को ऐसे प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे जो अच्छी इंटेंशंस के साथ, मतलब सिर्फ आप कह सकते हैं एक तरह से बातों से काम नहीं चलेगा, कुछ ज़मीन पर आपको डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। आपको उनके जो लोग भारत से बाहर काम कर रहे हैं उनको सुख सुविधाएं, मतलब सुख सुविधाओं का मतलब कुछ फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जैसे कई बार वो डायस्पोरा हमारा दिक्कत में होता है, मिडिल ईस्ट में हम देखते हैं, तो हमको काम भी करना पड़ेगा। अब ये कहते हैं आगे देखिए जो हमारी एम्बिशंस हैं वो वर्ल्ड पावर बनने की है, हमारी एम्बिशंस हैं, तो वर्ल्ड पावर बनने की हमारी एम्बिशंस हैं, तो ये जो डायस्पोरा है हमारा, ये एक तरह से गेटवे की तरह काम करेगा, एंट्री की तरह काम करेगा। इनके थ्रू हम हमारे रिलेशंस अच्छे कर सकते हैं दूसरे देशों के साथ में। जैसा एग्जाम्पल भी है इंडिया और यूएस का, जैसे रिलेशंस जो न्यूक्लियर डील हुई थी, कैसे हमारे डायस्पोरा ने एक महत्वपूर्ण रोल उसमें निभाया था। फिर आगे कहते हैं कि ये सिर्फ पॉम्प एंड शो से, दिखावेबाजी से काम नहीं चलेगा, आपको काम करना पड़ेगा। और उनको सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं देखना चाहिए कि हाँ वो पैसा लाएंगे, और दूसरे पैरामीटर्स भी होना चाहिए एंगेजमेंट के। फिर ये कहते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर तो अपना बेस्ट है, कुछ भी आपको कंक्लूजन लिखना हो पेपर टू में तो खास करके पेपर 2 में तो आप लिख दीजिए कि सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ आए हैं। यहाँ पे देखिए दैट रिक्वायर्स द वर्क फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स। फिर आता है देखिए इसके लिए वाइटल एंड ट्रांसपेरेंट एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। बस यही है कि उसके लिए एक वाइटल, यानी वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, और ट्रांसपेरेंट एडजस्टमेंट की आवश्यकता है दोनों की दोनों एक्सपेक्टेशंस की, यानी सबकी एक्सपेक्टेशंस वो एडजस्ट हो उसके। तो ये पूरा आर्टिकल था। अगला आर्टिकल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल देखिए इंडिया चाइना का एक अलग एंगल है। सी राजा मोहन काफ़ी अच्छा लिखते हैं ये कहते हैं कि ये मिथ है कि इंडिया और चाइना हम एक ग्लोबल शेयर्ड विजन रखते हैं। नहीं, हम नहीं रखते हैं। चाइना के रिसेंट जो स्टेप्स हैं इंडिया के खिलाफ में, वो इस मिथ को तोड़ देते हैं। आपको इस बात पर टिप्पणी करनी है। कितना आर्टिफिशियल लगता है, धीरे धीरे बोलना काफ़ी आर्टिफिशियल सा लगता है। इंडिया चाइना रिलेशंस देखिए इंडिया चाइना रिलेशंस क्या है, ये कहते हैं कि हमने हमेशा से ये बात कही कि हमारा और चाइना दोनों का जो ग्लोबल विजन है वो सेम है। हमने कहा कि WTO हो या फिर UN हो या फिर क्लाइमेट चेंज की नेगोशिएशंस हो, हमने चाइना के साथ मिल के काम करने की कोशिश करी, क्योंकि हम ऐसा सोचते थे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो हेजेमोनी है उसको काउंटर करने के लिए चाइना और इंडिया का साथ आना ज़रूरी है। इंडिया ने यह भी सोचा कि जो 21st सेंचुरी अगर एशियन सेंचुरी होना ज़रूरी है तो हमें और चाइना को एक साथ काम करना पड़ेगा। इसीलिए इंडिया ने AIIB जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक्स है या फिर ब्रिक्स है, जब भी इनकी घोषणा हुई हमने चाइना का साथ दिया। आगे आएगा, सब कुछ आएगा। फिर देखिए कहते हैं कि जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट्स हुई हाल फिलहाल में, वो उन डेवलपमेंट्स ने ये साबित कर दिया कि चाइना है वो इंडिया के फेवर में कभी भी काम नहीं करता। कौन कौन सी ये 3 डेवलपमेंट्स थी, हमने पढ़ी हुई है सब ये। चाइना ने NSG में हमारी एंट्री को ब्लॉक कर दिया। चाइना ने पहला था ये। दूसरा था कि चाइना ने एक टेररिस्ट जो मसूद अजहर, इसको हम ब्लैकलिस्ट करना चाहते थे, लेकिन चाइना ने बार बार अड़ंगा डाल दिया UN के अंदर में। तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा हमने इतना नहीं डिस्कस किया। तीसरे में क्या हुआ देखिए, आपको याद होगा अभी हमने एक अग्नि मिसाइल का प्रशिक्षण किया था, अग्नि 5, याद होगा ना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए अग्नि 5 का प्रशिक्षण हमने किया था, तो उसमें देखिए चाइना ने हमें कहा था कि आप पर तो सैंक्शंस लगे हैं, आप कैसे अग्नि इस तरह की मिसाइल का प्रशिक्षण कर सकते हैं। ये सैंक्शंस सही में लगे हुए हैं। देखिए 1998 में ना हमने न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया था, तब हमारे खिलाफ में रेजोल्यूशन आया था UN में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो रेजोल्यूशन था 1172 पास किया गया था 1998 में, जिसमें हम पर रोक लगाई गई थी कि हम जो मिसाइल का प्रशिक्षण नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद में तो देखिए बहुत कुछ घटित हो गया। उसके बाद में तो हमने US के साथ में न्यूक्लियर डील भी साइन कर ली। हमने तो सोचा देखिए सब कंट्रीज भूल भाल गई उस बात को, लेकिन भूला कोई नहीं है। चाइना ने याद करके रखा था उस बात को कि हमारे पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, और चाइना ने सही टाइम पे इन सैंक्शंस को दोबारा से हाईलाइट कर दिया। अब आगे देखते हैं। देखिए चाइना जो है वो इंडिया और US की जो डील साइन हुई थी, यानी NSG में हमें वेवियर मिला था,
आपको याद होगा 2008 में हमें छूट मिली थी क्योंकि हमने एनपीटी साइन नहीं किया है, फिर भी हमें न्यूक्लियर फ्यूल हम ले सकते हैं, ऐसा वेवियर, ऐसा एग्जम्पशन हमें मिला था एनएसजी से। तो अब देखिए चाइना ने उस डील का भी विरोध किया था, अब लेकिन चाइना की उस टाइम पे चली नहीं और एनएसजी ने तो हमें दे दिया था जो वेवियर था। लेकिन चाइना ने उसके बदले में क्या किया, चाइना ने उसके बदले में पाकिस्तान को न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी थी वो प्रोवाइड कर दी। ये तो गलत है, ऐसा वो नहीं कर सकते थे। वैसे एक बात बताऊं आपको कि हमने तो देखिए हमारा जो न्यूक्लियर वेपन्स है 1998 में हमने खुद से बनाए थे। पाकिस्तान को सबको पता है इस बात का कि पाकिस्तान को जो न्यूक्लियर वेपन्स दिए थे वो चाइना ने ही दिए थे उनको पाकिस्तान को। पाकिस्तान वाले नहीं बना सकते न्यूक्लियर वेपन्स, चाइना ने उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी थी इंडिया को काउंटर करने के लिए। आगे क्या है, फिर ये कहते हैं कि देखिए जो इंडिया की प्रॉब्लम है चाइना के साथ में, जो शेयर्ड ग्लोबल इंटरेस्ट की बात करता था इंडिया, वो ऐसा कुछ नहीं है। और ये कहते हैं कि देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो चाइना का जो विजन है, चाइना के जो एस्पायरेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया उसमें आड़े आता है। चाइना चाहता है डोमिनेंस, चाइना चाहता है पावर, और इंडिया चाहता है कि कुछ मल्टीलेटरल जैसा कुछ हो, लेकिन चाइना ऐसा नहीं चाहता। फिर ये वही बातें, एशियन आइडेंटिटी, कॉमन एजेंडा, वेस्टर्न हेजेमोनी, जो हमने अभी डिस्कस कर रहा था। अब देखिए, अब ये एक महत्वपूर्ण बात ये आती है, हमने देखिए चाइना का हमेशा सपोर्ट किया और चाइना ने हमें हमेशा धोखा दिया। कब कब हमने चाइना का सपोर्ट किया, ये देखिए 1950 में देखिए यूनाइटेड नेशंस परमानेंट काउंसिल की जब बात थी तब क्या थी, हमने चाइना को सीट लेना था। और यह भी कहा जाता है कि देखिए, यह कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो नेहरू थे काफ़ी आइडियलिस्टिक थे इस बारे में, मतलब ये यूएन था हमें दे रहा था, परमानेंट सीट थी वो हमें शुरू में मिल रही थी, लेकिन हम तो आइडियलिस्ट थे उस टाइम जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारे देश ने कहा कि चाइना को कि आप ले लीजिए सीट, आप इसके ज़्यादा हकदार हैं, आपकी पॉपुलेशन हमसे ज़्यादा है, आपका एरिया हमसे ज़्यादा है, आप ले लीजिए। इस तरह का हमने कुछ काम किया था, ऐसा कहते हैं। और उसका अब देखिए, अब मांग रहे हैं हम परमानेंट सीट, अब कोई हमें दे नहीं रहा है। फिर ये कहते हैं कि देखिए हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट था, फिर भी हमने चाइना का सपोर्ट किया यूएनएससी में, यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। फिर ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है 1990 में, 1990s में, उसमें भी देखिए जब चाइना को मेंबरशिप चाहिए थी और हर एक मेंबर से एक सहमति चाहिए थी, तब भी हमने उनका सपोर्ट किया चाइना का। उसके बाद में कहते हैं अभी चाइना ने नया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया, तब भी हमने इनका सपोर्ट किया, हम इसमें शामिल हो गए। फिर भी चाइना हमारे साथ क्या करता है, चाइना ना हमें एनएसजी में शामिल होने देता है, ना जिस आतंकवादी को हम ब्लैकलिस्ट करना चाहते हैं उस पर प्रतिबंध लगाने देना चाहता है। तो चाइना चाहता क्या है, वे फॉरवर्ड में क्या देखें, वे फॉरवर्ड में क्या देखिए, चाइना की कोई गलती नहीं है, चाइना तो वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे एक उभरती हुई पावर को बिहेव करना चाहिए। और चाइना ने कभी यह बात छुपा के भी नहीं रखी है कि पाकिस्तान के प्रति किस कदर इसकी दोस्ती है। और चाइना कभी नहीं एक वेग स्टेटमेंट भी नहीं अलाउ करता पाकिस्तान के खिलाफ, जब भी हम इसे कोई मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म जैसे कि ब्रिक्स हो गया उस पर देने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद है कि 2016 जो है, इंडिया का एक्सपीरियंस 2016 में जिस तरह से चाइना ने हमारे मूव्स को ब्लॉक किया है, यह दिखाता है कि पावर का जो है रोल काफ़ी बड़ा है। अपने कंक्लूजन में ये लिखना, ये जो आने वाला कंक्लूजन है ना इंटरनेशनल के रिलेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, मतलब कई आंसर्स में ये फिट हो जाएगा। ये कहते हैं कि देखिए जो चाइना है ना, चाइना तो वही कर रहा है। ये कहते हैं कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आज जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत है वो पावर, जिसके पास में शक्ति है उसी देश की तूती बोलती है। फिर ये जीडीपी की बात करते हैं, कहते हैं कि चाइना की जीडीपी देख लीजिए हमसे 5 गुना बड़ा है। चाइना हमारे देश से कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करता है डिफेंस में, 4 टाइम्स बिगर ये इन्वेस्ट करता है डिफेंस में। और इकोनॉमिक वेट चाइना का बहुत ज़्यादा है, इसलिए चाइना की बात लोग सुनते हैं। फॉल्ट चाइना का नहीं है, चाइना तो वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसा हमने पहले डिस्कस किया। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए, और जब तक इंडिया अपने आप को पावर नहीं बना लेगा तब तक इस तरह के चाइना और भी कहीं होते रहेंगे। सॉरी, ये तो फिल्म का डायलॉग हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंडिया को अपनी पावर बनानी चाहिए। जब तक हम देखिए हमारे पास पावर नहीं रहेगी, आज देख लीजिए पहले हमें कोई नहीं पूछता था, आज हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग है तो यूएस भी हमें पूछने लगा है, जापान भी हमें पूछने लगा है। पहले ये देश हमें कहाँ पूछते थे। तो जिस देश के पास में पावर है उसी की चलती है। ये इंटरनेशनल रिलेशन के कंक्लूजन में आप लिख सकते हो। आगे क्या देखिए, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ईरान का ये आर्टिकल है। ईरान का तो हमने डिस्कस कर लिया था ना। सीरिया का आर्टिकल है, सीरिया का थोड़ा सा आर्टिकल है ये। वैसे तो सब कुछ इसमें वही है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सीरिया में 2012 से लड़ाई चल रही है, सिविल वार चल रहा है, आपको पता होगा। और सीरिया में जो थे वो पहले थे अभी भी हैं असद रूल कर रहे हैं वहाँ पे, जो गवर्नमेंट है असद की है। और 2 धड़ों में ये डिवाइडेड है सारे के सारे। देखिए एक साइड में तो है रसिया, ईरान और सीरिया,
और दूसरी तरफ है देखिए यूएस, सऊदी अरेबिया, ये सब कंट्री जो हैं, जॉर्डन वगैरह। अब देखिए असद थे, जब 2012 में सिविल वार स्टार्ट हुआ था तब इन्होंने सोचा कि अमेरिका ने सोचा कि असद को भी यहाँ से हटवा देते हैं। तो असद के खिलाफ में जो फोर्सेस थी, रिबल्स थे, यहाँ पे मान लेते हैं रिबल्स, असद के खिलाफ में जो रिबल्स थे और जो ISIS थे, यूएस ने क्या किया, इन रिबल्स को पैसे देना स्टार्ट कर दिया ताकि वो असद से लड़ेंगे और असद को वहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन देखिए रशिया ने और ईरान ने, ये इन सब ने असद को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और एक तरह से इनडायरेक्ट वार हुआ। तो भी इस आर्टिकल में काफ़ी कुछ डिस्कस हुआ है कि 4 साल के लंबे अंतराल के बाद में अब एलोपो सिटी को कब्जे में ले लिया है सीरिया ने, जो कि मुमकिन नहीं था रशिया की सपोर्ट के बिना। फिर और कई सारी बातें आती हैं कि एक विकीलीक्स में खुलासा हुआ था कि किस तरह से यूएस ने पहले ISIS की जो मौजूदगी को नज़रअंदाज किया था जानबूझ के, क्योंकि यूएस को ऐसा लगता था कि जो ISIS है वो सहायता प्रोवाइड कर सकता है इनको असद को सीरिया से हटाने में, क्योंकि असद जो है हमेशा से एंटी USA रहे हैं। फिर ये टर्की के रोल को भी डिस्कस करते हैं। ये कहते हैं कि किस तरह टर्की, पहले तो टर्की ने भी ISIS को सपोर्ट किया और बाद में जब टर्की के अंदर में ही बम धमाके होने लगे तो इन्होंने भी, जो एलोपो, इन्होंने भी एक रास्ते को बंद कर दिया जहाँ से ISIS के लिए लड़ाके आते थे लड़ने के लिए। तो इसी का नतीजा यह था कि टर्की के सपोर्ट के बिना एलोपो जो सिटी थी वो कब्जे में नहीं ली जा सकती थी, जिसे अब जीत लिया है सीरिया ने। तो कहने का मतलब सारा यही निकलता है कि थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि अब एक सीज फायर वहाँ पे साइन हो गया है किस किस के बीच में, एक तरफ तो है देखिए टर्की जो कि रिबल्स को सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ है रशिया सपोर्ट करता है गवर्नमेंट को, असद की गवर्नमेंट को। तो इन दोनों के बीच में सीज फायर साइन हो गया है। तो अभी तो वहाँ पे शांति है और अस्ताना में 23 जनवरी को अस्ताना में एक समिट होने वाला है सीरिया में शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन इसमें US इन्वाइटेड नहीं है। और दूसरी बात देखिए कि इराक है, इराक भी अब एक साथ आने लगा है, सीरिया गवर्नमेंट के साथ में मिलजुल कर काम करने को तैयार है शांति स्थापित करने के लिए। इजिप्ट भी अपनी शांति सेना स्थापित करने के लिए तैयार है ताकि वहाँ पे सीज फायर को अमल में लाया जा सके जो अभी वहाँ पे हो रहा है। तो बस यही आर्टिकल है। सीरिया में काफ़ी कुछ डिस्कस कर रहे हैं। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स बनाने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए काफ़ी कुछ घटित होता रहता है। जब तक हमारे मेंस होंगे अक्टूबर में, तब तक तो सीरिया में बहुत कुछ हो चुका होगा। 23 जनवरी आएगी, उसमें कुछ हो जाएगा, उसके बाद भी कुछ हो जाएगा। तो इन चीज़ों के नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि क्या चल रहा है। तो अब क्या, अब तो बस इतना ही है। तो अगली वीडियो में वो डिस्कस करेंगे न्यूज़ एनालिसिस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।